Hello students, welcome to today's online class, and in today's class we are going to start chapter 5, laws of motion. In this chapter we will go through the following topics. Let us see what are those topics. First of all, we'll understand about what is force. Then we will understand Newton's law of motion. Then we'll understand few terms related: impulse, inertia and momentum. Then we will see some concept as well as some numericals related to normal force, which we call reaction force also. Then we'll go through tension. This is also a kind of force. Then we will see friction force, and in friction force we'll see some kinds of laws of friction, kinds of friction like static friction, kinetic friction, rolling friction, and then in the end we'll go through the dynamics of uniform circular motion. What is uniform circular motion we have already studied. We'll go through the reason or the cause behind or the phenomena which is happening in dynamics of uniform circular motion. ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें देखेंगे. ये सारे टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स मीन्स कुछ टॉपिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे टर्म्स को इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है, मगर हम उसको समझेंगे जरूर, बिकॉज विदाउट दैट इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड फोर्स. अभी तक हमने काइनेमेटिक्स जो पढ़ा है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में, we saw that what is kinematics, the study of the motion when something is moving. We have never thought about what is the cause or what is the reason by which it is moving. कोई चीज मूव कर रही है तो क्या रीजन था जिसके कारण वो मूव कर रही थी, कि वो एक्सलरेट कैसे क्यों कर रही थी, हमने वो रीजन को नहीं देखा था, और उसके बारे में आज मीन्स इस चैप्टर में हम समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, force. What is force? We have already studied in class 9th also. What is force? Force is a push or pull which produces or tends to produce motion in a body at rest, stops or tends to stop a body which is in motion, increases or decreases the magnitude of velocity of moving body, or changes the direction of motion of a moving body. इतना बड़ा डेफिनेशन ये समझने में बड़ा आसान है. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एक्चुअली विच इज गोइंग टू क्रिएट अ मोशन इन अ रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको मूव करने के लिए जो एजेंट लगेगा वो होगा फोर्स. या तो ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको रोकने के लिए या रोकने की कोशिश करे, उसको हम कहेंगे फोर्स. या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको किसी और डायरेक्शन में उसके मोशन के डायरेक्शन को चेंज करने वाले एजेंट को हम कहेंगे फोर्स. सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एक्चुअली पुश और पुल विच इज गोइंग टू क्रिएट ऑल दिस फिनोमिना. जो सारी परिघटनाओं को होने देगा वो है फोर्स. तो एक्चुअली व्हाट इज इट? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी डिनोटेड बाय एफ. हम इसको एफ से डिनोट करेंगे, फॉर्मूले में भी देखेंगे. What is the SI unit? We already know. SI unit of force is Newton. बोलते न्यूटन है, लिखेंगे हम कैपिटल N. डायमेंशन हमने चैप्टर 2 में देख लिया था. चैप्टर 2 में डायमेंशन क्या था? m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2. ये था फोर्स का डायमेंशन. किस प्रकार की क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हमने 9th क्लास में ही देख लिया था, और इस बार भी देखेंगे कि whenever we are applying a force we have to define two things. पहली चीज कि कितना फोर्स लगाना है, और दूसरी चीज किधर फोर्स लगाना है, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा. तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस फोर्स इन विद सम एग्जांपल्स. इसमें ही खेलना है हमें. इस चैप्टर में पूरे न्यूमेरिकल्स फोर्स के रिलेटेड ही रहेंगे, फोर्स से रिलेटेड या फोर्स से रिलेटेड टर्म्स के ही रहेंगे. तो एक नया टर्म देखते हैं, इनर्शिया. We have already studied about it in 9th class. What was inertia? Inertia, it is a property of the object which resists the change in the state of rest or motion. एक ऐसी खासियत किसी भी ऑब्जेक्ट की जो या तो वो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है या रुका हुआ है, दोनों में जिस अवस्था में वो है उसी में रहना चाहेगा वो.
अगर उसको मूव करना चाहोगे, अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और आप उसको मूव करना चाह रहे हैं तो वो रेजिस्ट करेगा उसको, वो ऑब्जेक्ट उस चेंज को रेजिस्ट करेगा। इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग अच्छे से समझते हैं। हमने जब भी देखा है बस में, हम अचानक बस चलने लगी रुकी हुई बस, तो वी फील अ फोर्स एट बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज द बॉडी वॉन्ट्स टू बी एट द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट। पहले रुका हुआ था बस, आप भी उसमें बैठे थे, आप भी रुके हुए थे, you wanted to means the body wanted to be at the same state। सेम स्टेट का मतलब जैसे रेस्ट में था तो रेस्ट ही रहना चाह रहा था। अचानक मूव हुआ तो बस मूव हुई, बस के चक्के पहले घूमे, फिर वो बस मूव हुई और आप उसमें बैठे हुए थे तो आपका लोअर बॉडी पहले मूव हुआ। अब अपर बॉडी जो बस से अटैच्ड है वो आपको फील होगा कि वो पीछे की तरफ जाएगी। वाई? बिकॉज it is feeling a force in the backward direction because of inertia which resists the change in state of rest or motion। simple concept of it। ये बताना क्यों जरूरी था? बिकॉज द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग लॉ ऑफ एनर्शिया भी बोलते हैं, इसको हम लोग लॉ ऑफ एनर्शिया भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता ही यही है कि एवरी बॉडी or every object continues in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state। अरे सीधी सी बात, देखिए हमने पहले क्या बोला था, पहले देख लिए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता था कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहेगी। अगर एक बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट मोशन से, तो वो उसी मोशन से उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक उसमें कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सर लॉ ऑफ एनर्शिया क्यों बोले इसको? लॉ ऑफ एनर्शिया इसीलिए बोले बिकॉज एनर्शिया इज द स्टेट, एनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट। तो बिल्कुल वही हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव होता रहना चाहेगा, वो रेजिस्ट करेगा कोई रुकावट, और अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो मूव नहीं होना चाहेगा, वैसे ही रेस्ट रहना चाहेगा। अब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब जाके ही हो पाएगा, इसीलिए इसको लॉज ऑफ एनर्शिया, लॉ ऑफ एनर्शिया बोलते हैं। फर्स्ट न्यूटन्स लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एनर्शिया भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, रेस्ट में है, तो उसको फोर्स ही है, जो कोई फोर्स अप्लाई होगा तभी जाकर वो मूव होगा। some kind of force must be there। just imagine that you are having a table in front of you and you are unable to see anything but it moved suddenly। अचानक वो मूव हो गया, you will feel like what moved it, है ना? आप कैसे मूव हो गया ये सोचोगे। there must be some force, some kind of force we don't know about, magnetic force, gravitational force, any kind of visible force। कोई धकेल नहीं रहा है, मतलब कोई ना कोई force तो जरूर होगा। so this is it, this gives the idea that how the things are moving, क्वेश्चन अबाउट इन योर माइंड। सो इसके एप्लीकेशन भी मिलेंगे हमें, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया या एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशन में आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे तो अभी ये 9th के बनते क्वेश्चन, पूछ भी लिया तो यू शुड बी गेट रेडी। व्हेन रनिंग बस सडनली स्टॉप द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड। चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो पैसेंजर कैसे मूव होते हैं, उनको कैसे आगे की तरफ फोर्स लगते हैं ना? यस, व्हाई? बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ मोशन या लॉ ऑफ एनर्शिया। अरे आगे मूव हो रहा था, मूव होता रहना चाह रहा था, मगर ब्रेक लग गए, फोर्स लगा, मगर अपर बॉडी फेल्ट लाइक इट वांटेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, सो इट फेल्ट अ फॉरवर्ड फोर्स बिकॉज ऑफ एनर्शिया। अ मैन जंपिंग फ्रॉम मूविंग ट्रेन मे फॉल डाउन। चलती हुई ट्रेन से कोई कूद दे तो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? जैसे ही वो जमीन को टच करेगा उसके पैर तो रुक जाएंगे, अपर बॉडी विल फील the same property of inertia and keep on moving and he will fall down। These all things are from class 9 by the way, but we'll understand it। we hit a carpet with the stick to remove the dust। yes, कारपेट में से डस्ट निकालने के लिए उसको लकड़ी से आप हिट किए, क्या हुआ? कारपेट आगे गया और पीछे आया, ऐसा कुछ हुआ, तो डस्ट जो है बिकॉज ऑफ एनर्शिया वही रुके रह गए और नीचे गिर गए, डस्ट निकल गया। फर्स्ट ऑफ मोशन के एप्लीकेशन में आ गया ये। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड इन द ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिटर्न्स टू द थ्रोअर।
यस, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, आप सोचिए अगर आप चलती हुई ट्रेन में एक बॉल को ऊपर फेंके, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ट्रेन, तो हम ये सोचते हैं कि उसको जब ऊपर फेंकेंगे तो पीछे चले जाएगी, ट्रेन आगे जा रही है तो नो, बिकॉज यू आर होल्डिंग दैट बॉल and the train is also moving, you are attached to the train, the ball is attached to the train indirectly. When the ball will be thrown, the ball will also be moving with the same velocity. अरे बॉल भी मूव होती रहेगी सेम वेलोसिटी से, ट्रेन की स्पीड से। तो जब मूव किए, जब उसको फेंके हमने, तो वो उसी जगह पर वापस आएगी, क्योंकि वो भी उस समय मूव हो रही है। रिलेटिव वेलोसिटी वाली बात आ जाती है यहाँ पे जब बाहर से देखेंगे तो। यस, देन दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज। हम लोग इससे रिलेटेड अब कुछ एप्लीकेशन, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे कॉन्सेप्ट टर्म्स के हिसाब से, बट टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एनर्शिया समझ लिए, व्हाट इज फोर्स समझ लिए, फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी समझ लिए। अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? इट इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body and measured as the product of mass of body and its velocity. So what is momentum? It is defined as the total quantity of motion contained in a body. कितना मोशन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट में, कितना मोशन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग मोमेंटम कहेंगे। टुगेदर वी कॉल इट एज मोमेंटम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड द वेलोसिटी। कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है और उसका मास कितना है, दोनों को हम प्रोडक्ट कर दिए तो उसको मिलेगा, उससे हमको मोमेंटम। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम आया क्यों, इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वैसे मोमेंटम को हम लोग 9th में पढ़ चुके थे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। कैपिटल पी याद आ रहा फॉर्मूला डेफिनेशन के हिसाब से? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला विल बी so what is the formula of momentum then? Momentum P is equal to mass into velocity m into v. What kind of quantity it is? It is a vector quantity. It is a vector quantity. Velocity is having the direction, momentum same as the momentum will have the direction of it. Magnitude as well as direction, vector quantity. What is its SI unit? Its SI unit will be coming from mass का kg होता है unit, velocity का meter per second. So kg meter per second is the SI unit of it. Dimension, let us see the dimension. यहीं से बन जाएगा मास का m1 m to the power 1, वेलोसिटी का l upon t. l upon t means and its dimension will be from mass m to the power 1, from velocity l to the power 1 and t to the power minus 1. So what will be the dimension? Dimension will become m to the power 1, l to the power 1, t to the power minus 1. Then न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने ये समझ लिया कि मोमेंटम क्या होता है। अब देखेंगे हम लोग मोमेंटम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही मोमेंटम से रिलेटेड है। एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू फोर्स, बट फोर्स को वो डिफाइन कर रहा है मोमेंटम के चेंज के फॉर्म में। देखते हैं क्या बोलता है। इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट and the change in momentum takes place in the direction of force. सीधी बात, कम शब्दों में बोले तो rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. ये बोलता है न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पी से डिनोट होता है मोमेंटम, तो उसका टाइम रेट यानी कि रेट क्या, कितने समय में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देखा था डिफरेंशिएशन हम किसके लिए यूज करते हैं? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज के लिए। तो दैट्स व्हाई dp बाई dt तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलेंगे, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के। तो F इज इक्वल टू dp बाई dt। F is directly proportional to dp by dt. What is P here? Momentum. So this formula gives us क्या होता है? Momentum is equal to m into v. So here mass will be constant. हमने वैल्यू पुट कर दिया d by dt of m into v, जिसमें से मास बाहर आ गया। फोर्स इज इक्वल टू d by dt m into dv by dt. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ से क्या समझ आ रहा है? here from here we are understanding that dv by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे मास बाहर निकल गया, कांस्टेंट था, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई मूविंग बॉडी है उसमें मास में क्या चेंज आएगा? हाँ, वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, मोमेंटम बन रहा है।
So dv by dt it will give you एक्सलरेशन. हमने देखा था ना सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में देखा था, dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन. तो फॉर्मूला बना फोर्स का, हम फोर्स क्या होता है ये तो समझ लिए. अब फॉर्मूला बना फोर्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन. मास इनटू एक्सलरेशन कैसे डिराइव हुआ देखिए, कहां से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. F इज इक्वल टू m इंटू ए. F इज इक्वल टू m इंटू ए, याद रखेंगे. सो ये बन गया. अच्छा, क्या होगा फोर्स का डायरेक्शन? फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जिधर एक्सलरेशन का डायरेक्शन है. देखिए मास तो एक स्केलर क्वांटिटी, एक्सलरेशन वेक्टर, फोर्स इज वेक्टर. एक्सलरेशन का जो डायरेक्शन है उसी तरफ होगा फोर्स का डायरेक्शन. इफ एक्सलरेशन इज शोन इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स आई जे के वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को भी उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. देखिए क्या हुआ, मान लो दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. याद आ रही है वाली बात? याद आ रही है वाली बात? यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लोग शो करेंगे मान लो. तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए में ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. तो एम इंटू ए एक्स क्या बन गया, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन. ए एम इंटू ए वाई क्या हो गया, अरे एम इंटू ए फोर्स होता है तो एम इंटू ए वाई, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और जेड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है. तो हम लोग फोर्स को भी कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं और फिर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फोर्स वेक्टर फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के. ये तो हमको पता ही था, है ना, पहले से पता था. जब दो फोर्सेस लग रहे हैं तो उसका एक रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं. दो फोर्सेस दो अलग अलग डायरेक्शन फॉर म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्सिस में लग रहे हैं तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं. तीनों के लिए कर दिया, तीनों एक्सिस के लिए बता दिया. तो दिस इज व्हाट इट इज डिफाइनिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टॉक्स अबाउट momentum, rate of change of momentum, and eventually give you the formula for force, gives you idea about the force. Unit of force 1 न्यूटन, मगर यहाँ के फॉर्मूले के हिसाब से F इज इक्वल टू एम ए, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अरे एक्सलरेशन का यूनिट हुआ, सबकी वैल्यू 1 रख दो, 1 न्यूटन मिल जाएगा. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कभी डिफाइन करने के लिए आता है वो डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स, तो यू विल डिफाइन इट लाइक दैट. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक और यूनिट होती है जो ऐसा यूनिट नहीं होती, ऐसा यूनिट नहीं होती है ना, इट इज नॉट द ऐसा यूनिट, मींस इट इज सीजीएस यूनिट, है ना. हम देखेंगे सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. तो उसमें देखो हमने ग्राम ले लिया, मास को ग्राम में ले लिया, लेंथ को सेंटीमीटर में ले लिया, जो पहले मीटर में लेते थे, और सेकंड को सेकंड में रहने दी. तो 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, न्यूटन की जगह अब हो जाएगा 1 डायन. 1 डायन डी वाई एन ई, डायन, डायन वाला नहीं, डायन डी वाई एन ई. तो 1 डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 1 न्यूटन में कितने डायन, 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डायन, 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डायन. ओके, दैट्स व्हाट विल डू, दैट्स व्हाट विल डू. जब न्यूटन में कभी डायन में दिया रहेगा तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे उसको. So we have understood today about the first law of motion, the second law of motion, and we have also understood about force, inertia and momentum. Force, inertia and momentum. So ये सब समझने के बाद चलिए let us go through the numericals of it so that it will sink up in your mind. हम लोग को समझ में आएगा कि ये सब चीजें हम लोग पढ़ क्यों रहे. First of all, first numerical, a body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 16 Newton and 12 Newton. Find the magnitude and direction of acceleration. मतलब क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है 5 kg का, उसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. देखो ये डायग्राम में एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2, एक 16 न्यूटन का है, एक 12 न्यूटन का है. तो मान लेते हैं F1 16 न्यूटन का है, F2 12 न्यूटन का है, मास 5 kg. बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन. तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सलरेशन कैलकुलेट करना है. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी कि वेक्टर है, दोनों चीज कैलकुलेट करो. सबसे पहले तो दो फोर्स लग रहे हैं, उसका
एक रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिजल्टेंट निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ होल अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। अरे याद आ रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोलता था? फॉर्मूला बोलता था कि अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, R इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ होल अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलता था। यहाँ पे वही चीज फोर्स के लिए हो गई, तो F इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 124, 144 ऐड किए मिला 400, अंडर रूट ऑफ 420, 20 न्यूटन मिला हमें रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स इज ऑफ 20 न्यूटन। ये हुआ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन tan बीटा इज इक्वल टू, अरे tan बीटा इज इक्वल टू y अपॉन x होता था, डायरेक्शन निकालते थे। सो इट विल बिकम tan बीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। अब फोर्स के लिए लिए तो F1 F1, क्यों F2 देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था, F2 को y के डायरेक्शन में लिया था, y एक्सिस के, और F1 को x एक्सिस के, तो वैसे ही लेंगे हम। F2 अपॉन F1 12 अपॉन 16 यानी tan बीटा इज इक्वल टू 0.75 या बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.75। इससे हमको बीटा यानी एंगल मिल गया। अब हम लोग एक्सलरेशन निकालते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड मिला 20, मास का 5 होता है 5 kg। एक्सलरेशन निकल जाएगा F 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है? अभी देखिए हमने बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.75, उसी डायरेक्शन में एक्सलरेशन होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा एक्सलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड, या फिर इन द सेम वे एक्सलरेशन होगा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.75। ये हमारा आंसर हुआ। बनेंगे ऐसे क्वेश्चन? बनेंगे ऐसे क्वेश्चन, बन जाएंगे, है आसान। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी। एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का एक बॉडी पे, ऑफ मास 20 kg, 20 kg का मास है उसका। मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो इनिशियली मूव कर रहा था 15 मीटर पर सेकेंड से। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू स्टॉप? तो देखो रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। देखो इस डायग्राम से सोचो, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका खुद का मास है 20 kg का, वो मूव कर रहा है 50 न्यूटन 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, उसमें ब्रेक लगा या बोल लो एक फोर्स लगा जो रिटार्डिंग कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है मतलब उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और कुछ देर जाके वो रुक जाएगा, कुछ देर बाद में वो रुक जाएगा। रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। कितना समय लगेगा उस ऑब्जेक्ट को रुकने के लिए? समय पूछ रहा है। टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। तो गिवन क्या क्या हुआ? u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, मास 20 kg, फोर्स माइनस 50 न्यूटन। याद रखना यहाँ पे फोर्स को माइनस 50 लेना पड़ेगा। मोशन जिधर हो रहा है उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है, तो मोशन को आप पॉजिटिव ले लिए, फोर्स को नेगेटिव ले लो। ठीक, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगेगा? व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? ये तो देखो इससे रिलेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पहले ही पढ़ लिए। फोर्स की बात हो रही है ना। फोर्स पे देखो u पता है, v पता है, t पता करना है। a पता चल जाए तो सब पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन पता चल जाए तो सब पता चल जाएगा। यस, तो f इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स पता है कितना लग रहा है, मास कितना है हमको मालूम है, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। a इज इक्वल टू f अपॉन m। इसमें से a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 50 अपॉन 20। माइनस 50 कैसे हुआ? फोर्स हुआ माइनस 50 का, मास हुआ 20 का, माइनस 5 अपॉन 2 यानी कि माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है, या रिटार्डेशन हो रहा है। माइनस में आया ना, रिटार्डेशन हो रहा है बोल लो, या नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है बोल लो। चलो, अब अपने को पता चल गया u, v और a, t पता करना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब वैल्यू रख देते हैं। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 15, 50, 15, a की वैल्यू अभी भी निकाले 0 माइनस 2.5 या फिर माइनस 5.2 ले लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। इंटू टी, टी की वैल्यू निकालना है।
तो 0 इज इक्वल टू 15 माइनस 5, ये देखो माइनस 5 इंटू टी अपॉन टू, माइनस 5 टी अपॉन टू, माइनस 5 में, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, अरे माइनस 5 टी अपॉन टू को इधर ले आते हैं, तो 5 टी अपॉन टू इज इक्वल टू 15। अब टी को अकेला छोड़ दो, 5 टी इंटू 5 टी इज इक्वल टू 15 इंटू टू, अरे इधर 2 गया, मल्टीप्लाई हो गया, 30 हो गया। टी इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 यानी कि 6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकंड लगेंगे उस ऑब्जेक्ट को रुकने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, उसमें अपोजिट फोर्स लगा रहा था, उसको रोक रहा था, और वो जाके आखिरी में रुक गया। 6 सेकंड लगे। बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। आई होप दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व। एक असाइनमेंट देखो, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। दो फोर्सेस लग रहे हैं, 5 kg का ऑब्जेक्ट है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप क्या चीज के थ्रू करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पहले करा लियो, नहीं बताना चाहिए मुझे, है ना। आप क्या करो, एक्सेलरेशन पता करो, मगर फोर्स का डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। चलिए इसको करके देखिए। दिस इज इट फॉर टुडे। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग अगली बार देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और कुछ टर्म्स रिलेटेड टू इट भी देखेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हमने आज क्या क्या देखा, हमने आज देखा क्या क्या देखा। हमने देखा सबसे पहले कि फोर्स क्या होता है, उससे रिलेटेड सारी चीजें देखी। फिर उसके बाद एनर्शिया के बारे में जाना, मोमेंटम के बारे में जाना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जाना, फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन जाना, और फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखा। This is it for today. I hope you have understood. Try to solve more number of questions. Some questions are given in reference books also. And keep studying. Have a nice day.